हमने टॉपिक नया स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बोलो? ग्रेविटेशन। ओके, कल ही स्टार्ट किया है गुरुत्वाकर्षण। 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं। क्या पढ़ा हमने? ग्रेविटेशन टॉपिक में हमने एक कंटेंट पढ़ा है जिसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो न्यूटन ने दिया है। बचपन से पढ़ा हमने F बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? और ये कैसे बना बोलो? जी क्या है, उसकी वैल्यू किसने बताई, क्या होती है, इससे कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो कल हमने स्टडी किया था। ओके, नाउ सेकंड कंटेंट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बोलो? मैंने लिखा यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर? ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। ठीक है, बोलो क्या लिख रहा हूं? बोलो ग्रेविटेशनल, बोलो मैंने कहा एसिलरेशन। क्लियर? जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते? जी से। क्लियर? और यही इस टॉपिक की जान है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूं तो हम पूरी फिजिक्स में जी का मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। इस चैप्टर में हम जानते हैं कि ये कैसे आया, इसमें कब अप कब डाउन क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एज ए कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये क्या होता है, तो मैं आपसे कह रहा हूं अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस एसिलरेशन से आता है उसे हम बोलो ग्रेविटेशनल एसिलरेशन कहते हैं। बोलो अभी जो मैंने बोला उसको समझना। ये सपोजेड अर्थ है। क्लियर? ये क्या है बोलो? अर्थ है। अर्थ मतलब क्या है? पृथ्वी है। क्लियर? जिसकी रेडियस क्या है? आर ई है, जिसका मास क्या है? एम ई है। क्लियर? ये फिक्स होता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम। बोलो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर। होता है कि नहीं होता? बोलो फिक्स। क्लियर? अब मैंने कहा कोई भी बॉडी, चलो ये बॉडी ले ली जिसका मास क्या है? एम, वो नीचे की ओर आ रही है और जिस एक्सीलरेशन से आ रही है उसको क्या बोल दिया? जी बोल दिया। क्लियर? बात समझ में आई? बोलो अब मैं जानना चाहता हूं जी क्या है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि न्यूटन ने एक बात कही है कि कहीं पर भी बोलो जब बॉडी मूवेबल होती है, बताओ ये बॉडी नीचे आ रही है तो मूवेबल है कि नहीं है? तो न्यूटन ने क्या कहा, जब भी कोई बॉडी मूवेबल होती है तो वहां पर F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्या होता है बोलो? F बराबर क्या होता है? एम ए होता है। क्लियर? तो यहां पर ए की जगह क्या यूज करूंगा? जी, क्योंकि ये बॉडी किस एसिलेशन से नीचे आ रही है? जी से आ रही है। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ बोलो F बराबर क्या कर दूंगा? एम जी। क्या कर दिया? एम जी। ओके, अब ये F क्या है? मैंने कहा ये मास, तो दो मास बीच में डिस्टेंस, ये h हाइट पर है, तो बताओ यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच स्क्वायर। यही करूंगा बोलो, क्योंकि ये बॉडी, ये पृथ्वी का सेंटर ऑफ मास, बोलो बीच की डिस्टेंस ये आर ई है, ये एच है, तो पूरा क्या हो जाएगा बोलो? पूरा क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच। बात समझ में आई मेरी आपको? क्लियर? अच्छा, ये लिखा इजिकल टू क्या करूंगा? एम जी। तो एम से एम तो कट हो गया, एम से एम क्या हो गया? कट हो गया। तो हमने क्या देखा? जी इजिकल टू क्या आया? जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। क्लियर? ये आया। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मैंने कहा एट अर्थ सरफेस। क्लियर? एट अर्थ सरफेस करूं, एट अर्थ सरफेस बोलो मतलब पृथ्वी की सतह पर। क्लियर? सतह पर अगर मैं एट अर्थ सरफेस करूंगा तो आपको ये पता चल गया कि G इजिकल टू, मैं आपको बोल रहा हूं जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बोलो एट अर्थ सरफेस, तो बोलो यहां पर एट अर्थ सरफेस, तो आपको पता चल गया एच इजिकल टू क्या करूंगा? 0। और बोलो एच इजिकल टू क्या करूंगा? 0। क्लियर? बोलो एच इजिकल टू क्या कर दूंगा? 0। बात समझ रहे हो मेरी बात को? पृथ्वी की सतह पर एच क्या होगा? 0। तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी की सतह पर जी का फॉर्मूला क्या होगा? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। क्लियर? अब मैंने देखा कि ये फिक्स, तीनों चीजें फिक्स है, तो चलो वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है बोलो जी क्या होता है? 6.67 × 10⁻⁻11।
न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। मैंने कहा आपका एम ई मास ऑफ अर्थ फिक्स है 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम। मैंने कहा रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, बोलो 6400 किलोमीटर या 6400 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। बोलो बात समझ में आई, क्लियर? तो मैंने कहा जब तीनों चीजें फिक्स है तो जब वैल्यू यहां पर रखूंगा, यहां पर रखा 6.6 इंटू 10 की पावर -11, यहां पर रखा 6 इंटू 10 की पावर 24 और यहां पर रखा 6400 इंटू 10 की पावर 3 का बोलो स्क्वायर। क्लियर? जब इसको सोल्व करते हैं तो एग्जैक्ट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। क्लियर? जिसको न्यूमेरिकल में हम 10 यूज कर लेते हैं। तो यहां से हमें एक राज की बात पता चली कि एक्चुअली जी की वैल्यू 9.8 वो अर्थ सरफेस पे है। वो कहां पर है? अर्थ सरफेस पे है। क्लियर? और यही मैक्सिमम वैल्यू है। बोलो आपको जब मैं कल वेरिएशन ऑन जी, जी में किस किस फैक्टर से बोलो वेरिएशन आ सकता है, तो हाइट पे भी लेके जाऊंगा, डेप्थ में भी लेके जाऊंगा, घुमाऊंगा भी सही और शेप ऑफ अर्थ से भी बताऊंगा। तो जी की इससे ज्यादा वैल्यू कभी भी कहीं पर भी नहीं मिलती है। क्लियर? तो हाईएस्ट वैल्यू हो गई, बोलो ये क्या वैल्यू हो गई? बोलो हाईएस्ट वैल्यू हो गई। क्लियर? जो कहां पर है? बोलो अर्थ सरफेस पे। अब होता क्या है, हाँ पूरी फिजिक्स में सपोज दैट कोई बॉडी 5 मीटर से नीचे गिर रही है, 200 मीटर से गिर रही है, 5 सेंटीमीटर से गिर रही है, तो हमें पता है बोलो इस आर ई के कंपेयर में ओ एच नेग्लेजिबल है, तो एच हम हटा करते और जी की वैल्यू यूज कर लेते हैं। बाकी जी की वैल्यू ये तो एग्जैक्ट कहां पर है? अर्थ सरफेस पे है। बात समझ में आए? जी में चेंज कब आएगा? जब मैं बहुत 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 ज्यादा हाइट पे जाऊंगा। बहुत ज्यादा हाइट पे जाऊंगा मतलब पृथ्वी की रेडियस की आधी रेडियस पे जाने पर, पृथ्वी की रेडियस की बराबर की रेडियस पे जाने पर, बोलो पृथ्वी की रेडियस की 1/4 रेडियस, बोलो आपसे बोलो ऊंचाई पे जाने पर। बात समझ में आई? मतलब मैं पृथ्वी की सरफेस से 6400 बोलो किलोमीटर जाऊं, 3200 किलोमीटर जाऊं, और समझे समझे बोलो, बोलो 4000 किलोमीटर जाऊं, तो चेंज आएगा। अब आप सोचो इसके कंपेयर में मैं बोलूं एक बॉडी एक मकान के छत से नीचे गिर रही है, तो बताओ वो मकान की हाइट कितनी होगी? किलोमीटर में तो पॉसिबल नहीं है, और मीटर में भी होगी तो 150 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 100 मीटर इतनी होगी ना। तो एज कंपेयर टू आर ई, एच की वैल्यू बहुत बहुत कम होने की वजह से हम कम हाइट पे भी जी की वैल्यू यही यूज कर लेते हैं। बाकी आइडियली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू कहां पर है? अर्थ की सरफेस पे है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? जो कि हाईएस्ट वैल्यू होती है। और यहां पर मैं लिखूं फॉर, मैंने कहा न्यूमेरिकल यूज, हम क्या कर लेते हैं? बोलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करते ही अपन बोलो जी की वैल्यू। क्लियर? तो ये मैंने आपको किसका इंट्रोडक्शन दिया? बोलो किसका इंट्रोडक्शन दिया? इस जी का इंट्रोडक्शन दिया। क्लियर? कि जी का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, और मैंने कहा इसकी वैल्यू 9.8 कैसे आई वो बताया। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आए? बोलो। तो आपको मैं कहूं जी क्या है, तो हम कहेंगे कोई भी बॉडी पृथ्वी पर जिस एसिलेशन से नीचे आती है उसे हम ग्रेविटेशनल एसिलेशन कहते हैं। जो मैंने बोला है वही मैंने यहाँ पर बनाया है। क्लियर? बस ये शर्त क्या है, एच क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि एच अगर किलोमीटर में हो जाएगा तो जी फिर 9.8 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। कम होगा कि ज्यादा होगा? नेचुरल दिख रहा कम ही होगा। और एच नीचे आ रहा है कि ऊपर आ रहा है? बोलो नीचे, तो कम ही होगा। कितनी हाइट पे जाने पर कितना कम होगा वो तो हम बोलो डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको कल सिखाऊंगा जी को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ जी, जिसमें 4 फैक्टर होते हैं, एक हाइट, एक डेप्थ, एक बोलो रोटेशन ऑफ अर्थ, और एक शेप ऑफ अर्थ। किससे कितना वेरिएशन आएगा वो सब स्टडी करेंगे। एक बार ये समझ में आया? बोलो नोट करोगे?
ओके, ये बात समझ में आई बोलो आपको? किया ये नोट बोलो, ठीक है। ठीक है, ओके, किया नोट बोलो। अब मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू कहां पर होती, एग्जैक्ट पूछे तो कहा है बोलो, एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर ये वैल्यू होती है, क्लियर। और कुछ हाइट पर हम इस वैल्यू को यूज कर लेते हैं क्योंकि बोलो एच इतना कम होगा इसके कंपेयर में कि उसको नेग्लिजिबल अपन मान लेते हैं, क्लियर। मेरी बात समझ में आई बोलो, क्योंकि मैथ्स कहता है कि अगर ये 10,000 है और इसके साथ 10 है तो इस 10 की कोई वैल्यू नहीं है, क्लियर। ओके, अब मैंने ये फॉर्मूला लिखा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। इससे कितनी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको केस में बता रहा हूँ, केस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब केस का मतलब है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, हमने ये देख लिया कि ये वैल्यू कहाँ से आई कैसे आई। ओके, अब यहाँ पर मैंने लिखा है बोलो केस फर्स्ट, ठीक है। सारा हमारी स्टडी किससे रिगार्डिंग है बोलो, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसके रिगार्डिंग है, क्लियर। ओके, मैंने कहा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब आप थोड़ा ध्यान दो, मैं आपसे करूं इफ मास, ठीक है, बोलो ऑफ अर्थ, ठीक है, इज कांस्टेंट, ठीक है। आपको कहा जाए यदि यदि पृथ्वी पृथ्वी का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बोलो मैंने कहा नियत हो, क्लियर, ऐसा मेरे को बोला जाए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, जी तो वैसे कांस्टेंट है बोलो, जी तो वैसे क्या है कांस्टेंट है, तो मैं बिंदास कर सकता हूं
कि बोलो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। बोलो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बोलो क्लियर। बोलो G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, या G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। एक ही बात है। बोलो इसको मैं दो लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। मैं बोलूँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, या मैं बोलूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। तो इससे मुझे क्या पता चलता है, R अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो G क्या होगा, डिक्रीज होगा, और R डिक्रीज करूंगा तो G क्या होगा, इंक्रीज होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर अपन दे सकते हैं। क्लियर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जैसे ही मैंने केस सेकंड किया, बोलो मैंने कहा इफ डेंसिटी क्लियर ऑफ अर्थ, बोलो अर्थ इज कांस्टेंट। अगर आपको क्या बोल दिया जाए कि बोलो पृथ्वी का घनत्व, ठीक है, घनत्व नियत हो, क्लियर, नियत हो, तो आपको देखना है कि भाई आर के साथ क्या रिलेशन होता है, आर इंक्रीज करने पर जी के साथ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब डेंसिटी कांस्टेंट दिया तो पहले डेंसिटी की फॉर्म लानी पड़ेगी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास को हटाना है, डेंसिटी लाना है, तो मास की जगह क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो मैंने कहा ये जी, क्लियर, बोलो डी इंटू वी, क्लियर, और ये आर स्क्वायर। अब मैंने कहा पृथ्वी क्या होती है, गोल गोल, तो गोल गोल का वॉल्यूम क्या होता है, बोलो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। क्या होगा, बोलो 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका मतलब ही हुआ, फिर तो मैं इस वॉल्यूम की जगह ये लिखूंगा, ये लिखूंगा। ओके, तो मैंने क्या देखा, ये तो इससे कट हो गया, तो मुझे क्या पता चला कि मेरा जी आया 4/3 पाई जी डी आर आया। आया कि नहीं आया, बोलो। तो इसका मतलब ये तो सब चीजें कांस्टेंट हो गई, तो आपका जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। क्लियर। तो इस केस के अंदर आर इंक्रीज कर रहा हूं तो जी इंक्रीज होगा, और आर डिक्रीज कर रहा हूं तो जी डिक्रीज होगा। आपको क्या पता चला कि डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, मास कांस्टेंट बोला तो अलग आंसर है, डेंसिटी कांस्टेंट बोला तो अलग आंसर है। क्लियर। तो डेंसिटी में सब कुछ उल्टा हो गया, बोलो रिलेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और मास में क्या था, बोलो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसा हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो दे सकते हो, बोलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, या जी आर के साथ कैसा रिलेशन रखता है। अगर पूछा जाए मास कांस्टेंट हो तो वो बताएंगे, डेंसिटी कांस्टेंट हो तो वो बताएंगे, कुछ नहीं बोल रखा हो तो मास ही कांस्टेंट मानना है, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट देना स्पेशल केस है। बात समझ में आई मेरी आपको, क्लियर। तो दो बताए, समझ में आए, नोट करोगे। इसी फॉर्मूले का एनालिसिस कर रहे हैं अपन। क्लियर। वही है, नोट बोलो। मतलब आप सोच रहे हो मैं ये क्यों सोच डेवलप करा रहा हूं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है या आपको रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, तो क्या देखना कि कांस्टेंट क्या है। मास और डेंसिटी में बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो ये नोट किया, बोलो आपने। ओके। यदि पृथ्वी, ठीक है, का घनत्व नियत हो,
ओके, तो दोनों केस समझ में आए बोलो। क्या पूछा जा सकता है वो आपको इसमें पता चल गया होगा। क्लियर, मतलब आर में इंक्रीज किया, जी इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, डायरेक्ट नहीं देखना, देखना है कि क्या कांस्टेंट है। डेंसिटी कांस्टेंट दे दिया तो पूरे रिजल्ट ही बदल जाएंगे। ओके, दो वैरायटी समझ में आए। केस 3, ओके, उसके बाद हटा दो ये बोलो, हो गया नोट बोलो। केस 3 क्या बता रहा हूं इधर देखो, ठीक है। मैंने कहा यदि m, ठीक है, कांस्टेंट नियत हो तथा r में परसेंटेज चेंज, ठीक है। परसेंटेज, ये क्या लिखा बोलो, ये क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, समझ आओगे। परसेंटेज चेंज, क्लियर। बोलो मैंने कहा प्रतिशतता में परिवर्तन, ठीक है। परिवर्तन बोलो दे रखा हो, क्लियर। बोलो ये केस बनाया मैंने, तो क्या करेंगे इधर ध्यान देना। जैसे ही मास कांस्टेंट बोल दिया, हमारे दिल दिमाग में यही आएगा कि बोलो m कांस्टेंट, तो g और r में रिलेशन क्या हुआ, ये हुआ। अब जब भी ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं वो सब जगह लगाया जा सकता है। जब भी आपको कोई फॉर्मूले के अंदर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज दे रखा हो और दूसरे के अंदर पूछा जाए कि क्या होगा, तो चेंज में वो आपको 2% की कमी दे सकता है, 2% इंक्रीज दे सकता है, 3% की कमी दे सकता है, 3% इंक्रीज दे सकता है। क्लियर, तो हमेशा अगर 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 कमी दे तो नेगेटिव में लिखना है और वृद्धि दे तो पॉजिटिव में लिखना है। क्लियर, तो मैंने कहा यहां पर ये मिला। अब सबसे पहले तो मैं परसेंटेज की फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो परसेंटेज की फॉर्म कैसे बनाते, सबसे पहले तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाना पड़ता है। तो बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बोलो एक ही बात है कि नहीं है। ये और ये सेम है कि नहीं है कोई भी फॉर्मूले में किसी भी बोलो क्वांटिटी के अंदर परसेंटेज में चेंज दिया जाए और दूसरे में पूछे तो पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, जो मैं तरीका बता रहा हूं। इतना करने के बाद आप इधर करोगे डेल्टा जी अपॉन जी, क्लियर। तो आपका जो भी पावर होगा वो आगे आ जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर। हाँ, अब इसका मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन जी, इसका मतलब हो गया परसेंटेज चेंज ऑफ आर। क्लियर, बात समझ में आई बोलो। इसका मतलब क्या हो गया बोलो, परसेंटेज बोलो चेंज इन आर। क्लियर, और इसका मतलब क्या हो गया बोलो, परसेंटेज चेंज इन जी। क्लियर, ओके, चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। आपको मैंने कहा एक क्वेश्चन मैंने दिया, बोलो यदि 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 बोलो अर्थ पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, ठीक है, मैंने कहा अर्थ का मास, ठीक है, कांस्टेंट, मैंने कहा नियत, क्लियर, नियत हो तथा उसकी रेडियस, ठीक है, बोलो रेडियस, रेडियस में 2% की कमी, 2% की बोलो कमी कर दी जाए, कमी 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 कर दी जाए, ठीक है। बोलो रेडियस डिक्रीज 2%, बात समझ में, रेडियस डिक्रीज 2%। तो जी में परसेंटेज, बोलो जी में मैंने कहा प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। बोलो परसेंटेज चेंज, बोलो मैंने कहा आपको परसेंटेज बोलो चेंज चेंज होगा। अब आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे, पहला ऑप्शन मिलेगा 2% की वृद्धि, क्लियर, एक मिलेगा बोलो 2% की कमी, क्लियर, बोलो एक मिलेगा बोलो 4% की वृद्धि, क्लियर, और एक मिलेगा आपको 4% की कमी, ठीक है। बोलो ऑप्शन समझ गए, बोलो इंक्रीज 2%, लिखोगे समझ गए, बोलो डिक्रीज 2%, इंक्रीज 4%,
बोलो डिक्रीज 4%। क्लियर। तो जैसे ही ये क्वेश्चन मिला, हमें कुछ नहीं पता है, हमें बस ये पता है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। आप तो बस यही से काम करना है। बोलो M कांस्टेंट बोल दिया, M कांस्टेंट बोल दिया, D कांस्टेंट बोलता तो क्या करते, समझ में आया? बोलो डेंसिटी कांस्टेंट बोलते तो पहले G और R में रिलेशन निकालना पड़ता, फिर आगे का काम करते। बात समझ में आई? बोलो मेरी। क्लियर। इसका मतलब जो मैंने केस 1 और 2 में सिखाया वो यहाँ भी काम आएगा। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -2 लिख दू। बोलो क्लियर। मतलब फटाक से मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा। बोलो बनाऊंगा। इसमें मुझे 5 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मुझे गिवन क्या है? मुझे गिवन है डेल्टा आर अपॉन आर। बताओ कितना है? 2%। कमी की वृद्धि, कमी की वृद्धि, कमी। तो बताओ इसकी जगह कितना लिखूंगा? -2% लिखूंगा। अगर वृद्धि बोलता तो क्या लिखता? +2% लिखता। क्लियर। चलो मैंने कहा रखता हूं डेल्टा जी अपॉन जी, पहले से माइनस बोलो 2 है और यहां पर -2 लिखा। बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4%। बोलो 4% प्लस इंक्रीज को बता रहा है डिक्रीज को बता रहा है? इंक्रीज को बता रहा है। आंसर क्या होगा? बोलो आपका 4% की वृद्धि। आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो आपको, आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो पुटअप करना है। रिजल्ट आपको बताएगा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ। अगर रिजल्ट आपका प्लस में आया तो इंक्रीज हुआ है, माइनस में आया तो डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। आप करोगे नोट। ठीक है। केस थर्ड समझ में आया? बोलो आपको। ओके। क्या सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? बोलो आपको। If mass of earth is constant and radius decrease 2 times, बोलो 2%, तो फाइंड आउट चेंज इन परसेंटेज ऑफ जी। क्लियर। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको।
ओके, पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर मैं इस क्वेश्चन में 2% की इंक्रीज कर देता रेडियस तो हमारा आंसर बदल जाता, बोलो। फिर हमारा आंसर यहाँ नेगेटिव आता और हम 4% की कमी बता देते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? केस नंबर 4 क्लियर। केस नंबर 3 लिया था ये। केस नंबर 4 क्या कर रहा हूं मैं, बोलो आपको यहाँ पर मैंने कहा यदि बोलो आर कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो, ओके, तथा एम में बोलो परसेंटेज चेंज, बोलो चेंज दे रखा हो। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। उसने बोल दिया आर कांस्टेंट, ओके, तो हमारा g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m हो गया। मुझे बनाना है फॉर्मूला डेल्टा g अपॉन g इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m। मुझे m में परसेंटेज दे दे, मैं g में वैसे ही बता सकता हूँ। m में अगर 2% की इंक्रीज करेगा तो g में 2% का इंक्रीज होगा, 2% का डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज होगा। ये जो मैंने बताया आपको समझ में आए मेरी बात? मतलब ये केवल मैंने इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन बताया। क्लियर? कि एक्चुअली जी क्या होता है और इस जी एम अपॉन आर स्क्वायर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, इसमें ऐसा न्यूमेरिकल तो बनेगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्लियर? तो अब इसमें और क्या बन सकता है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ जी। जी किन किन कारकों से चेंज होता है, वो कितने कारक है, 4। क्लियर? जिसको हम वेरिएशन ऑफ जी कहते हैं, जो अपने आप में इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कल पढ़ेंगे। क्लियर? आज तो क्या बताया, समझ में आया? बोलो जी क्या होता है, इसकी वैल्यू का क्या कैसे आई और इससे क्या तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके।